हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो बहुत अच्छे हो जाओ यार, बिकॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड स्टोरी जो मुझे लाइफ में बाहर बाहर याद दिलाकर बोली गई थी कि ऐसी स्टोरी लेकर आओ जिसमें टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो, एक तरीके से टॉक्सिसिटी भर भर के आए। सो प्लीज़ मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि अगर किसी को लगता है कि यार ये सीन ठीक नहीं है तो स्टार्टिंग में ही आप भाग जाना, पर कुछ भी गलत मत बोलना, क्योंकि मुझे गलत नहीं सुनना है। आप गलत बोलोगे तो मैं 4 बातें गलत बोलूँगी, क्योंकि मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। मैं घर में किसी की नहीं सुनती, बाहर क्या सुनूँगी। बट हाँ, जो मेरे डाई हार्ट फ्रेंड्स हैं उसको थैंक यू सो मच, आप सबके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए और इतने पैम्पर के लिए। आप लोग मेरे बहुत अच्छे, ऐसे कह सकते हैं, दोस्त हो और दिल का एक हिस्सा हो जैसे कभी दूर नहीं किया जा सकता है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहीं बने रहो। सो ये एक स्टोरी है और इसे एक स्टोरी की तरह लेना। अगर आपको मिलता है कोई मीनिंग इसमें तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इन्जॉयमेंट का एक पार्ट समझ के भूल जाना। पर हाँ, मुझे पता है ये स्टोरी आपके दिलों में घर करके रहने वाली है पर कोई नहीं, हम लोग आज की स्टोरी की शुरुआत करेंगे बहुत ही एक ऐसे सीन से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे मेन लीड इसमें लान वांगजी नहीं है, वी वुशियान है। और हाँ, ये कोई श्यानवांग नहीं है, वांगशन ही है। इसमें टॉप वांगजी ही है। बट ट्विस्ट है, क्यों हमेशा हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर को बुली कर सकते हैं। क्यों हमेशा ये सोचा जाता है कि एक लड़की को ही बुली किया जाना चाहिए, उसे ही टॉर्चर किया जाना चाहिए, वही हमेशा ऐसा होता है। ऐसा नहीं है ना, कभी कभी लड़कियां भी बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं बेबी। कभी कभी लड़कियां इतनी ख़तरनाक हो सकती हैं स्वीटहार्ट कि वो लड़कों का जीना हराम कर सकती है, जिसके बारे में सोचने से ही ना लड़कों को सुसु आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो हेयर इज़ माई पॉइंट कि लड़कियों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वेल, इसमें मैंने दिखाया है थोड़ा टॉक्सिसिटीज़ की वजह से, जितना मैं दिखाना चाहती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा है इसमें। पर हाँ, आपको थोड़ा स्ट्रांग तो होना चाहिए, एटलीस्ट आप अपने लिए स्टैंड ले सको, इतना स्ट्रांग तो आपको होना चाहिए। आप चाहे वो स्टैंड आपको आपके किसी भी मेल के सामने क्यों ना लेना पड़े। क्यों हमारी लाइफ हमेशा एक मेल के हाथ में रहती है, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। वैसे ही हम इसमें फेमिनिन का तो नहीं देखेंगे, पर हाँ ओमेगास का देखेंगे। ओमेगास को हम ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन ज़्यादातर हमारी तरह होती है, बस उनके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, सिचुएशन हमारे तरह ही होती है और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। उनके पास भी हमारी तरह एक वूम होती है जिसमें वो एक बेबी कैरी करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि इसी की वजह से उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। पर वो कमज़ोर होते नहीं हैं, उनको बचपन से कमज़ोर तरीके से ट्रेन किया जाता है। क्या होगा जब एक ओमेगा को एक ऐसा ओमेगा ट्रेन करेगा जिसकी लाइफ कभी अच्छी नहीं रही। क्या होगा जब विंग की मॉम, जिनकी लाइफ में एक अल्फ़ा ने उथल पुथल मचा दी थी, उस अल्फ़ा का गुस्सा वो सारे अल्फ़ाओं पर निकालेंगी। क्या होगा जब वो ओमेगा, जिसे कभी प्यार नहीं मिला, वो अपने बच्चे को ये सिखाए कि इस दुनिया में प्यार नाम की चीज़ होती ही नहीं है। हमेशा एक ओमेगा को अपने बारे में सोचना चाहिए और उसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, चाहे वो फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से क्यों ना हो। जिस तरीके से उसकी मॉम एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन है, उस तरीके से विंग को भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैन बनना होगा। अब चाहे वो किसी भी पैटर्न से क्यों ना हो, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से क्यों ना हो। हमेशा हमने देखा है एक माफिया गैंग होता है जिसमें लीडर हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बन होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग जो होता है वो हमेशा एक अल्फ़ा रहता है और वही उनका बॉस रहता है। पर क्या कभी ऐसा देखा है एक फीमेल ओमेगा एक माफिया गैंग की बॉस हो, हेड हो और बहुत क्रूल हो, इतनी क्रूल कि वो जहाँ भी अल्फ़ाओं को देखे वहाँ उन्हें टॉर्चर करके और बस ख़त्म करवा दे। थोड़ी सी गलती हो और उनकी जान चली जाए, ऐसा हो सकता है ना। एक ऐसे व्यक्ति भी हमने देखे हैं जो था फेमिनिन को बिलीव करते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं अनकंडीशनली, उस पैटर्न में जो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। वैसे ही क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ओमेगा इतनी टॉक्सिक हो कि वो अपने बेटे को ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। वैसे अपने बारे में सोचने में कुछ गलत नहीं है, पर कब तक ये सही है, इस बात की भी तो एक हद होनी चाहिए। वो हद कहाँ तक है इस बारे में क्या ये ओमेगा सीख पाएगा? क्या ये ओमेगा जान पाएगा कि दूसरों का ख्याल रखने से कितनी खुशी मिलती है? और अपना हद अपने बारे में तब तक सोचना चाहिए जब तक कि सामने वाले का बुरा ना हो। क्या ये हद
इस ओमेगा को पता चलेगी? तो जानते हैं इस कहानी के अंदर। पहली शुरुआत होती है विंग से। विंग जो कि अभी 10 साल का एक लड़का है, एक ओमेगा बॉय, जो कि एक ओमेगा मीडियम स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पर वो हमेशा अपने स्कूल के बाद में घर आता है। घर आने के बाद में अपना लैपटॉप निकाल के अपने जो भी चीज़ उसे हो सकती है ना वो करता है, क्योंकि वो लगभग 7 साल की उम्र से पैसे कमा रहा है और इंडिपेंडेंट है। और ये चीज़ उसकी मॉम ने उसे सिखाई है कि तुम्हें सिर्फ काम से प्यार होना चाहिए, अपने आप से प्यार होना चाहिए, आसपास के किसी व्यक्ति से प्यार नहीं होना चाहिए। ओमेगास के लिए तुम्हें जो कर सकते हो वो करना चाहिए। पर देखो वो डिज़र्विंग है कि नहीं। ओमेगास के लिए उसने एक कंसेप्शन तो दे दिया कि डिज़र्विंग है कि नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कभी ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो ओमेगास को अनकंडीशनली सपोर्ट करती हैं, और वही उन्होंने विंग को सिखाया है। विंग जो 10 साल का एक ओमेगा है, वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत ही फास्टली टाइप कर रहा था, क्योंकि वो एक फ्रीलांसिंग जॉब करता है, कंटेंट राइटर है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता है, और लिखता है ऑब्वियसली ओमेगास के बारे में, जिसे वो अपनी खुद की वेबसाइट पर पब्लिश किया करता है, जिसे लाखों लोग रीड करते हैं और जिससे उसे पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग उसे गालियाँ देते हैं, तो काफ़ी सारे लोग उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन विंग को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग सपोर्ट करते हैं वो उनसे प्यार करता है और उनकी रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्हें जवाब देता है। अगर कोई अल्फ़ा उसकी बातों से एग्री करता है तो विंग को बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है अल्फ़ाओं में भी जो ओमेगा को समझने की कोशिश कर रहा है, पर इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। और अगर कोई अल्फ़ा उसके खिलाफ बोल जाए तो फिर वो तो गया, क्योंकि विंग को सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं आती है, वो कोडिंग में भी बहुत अच्छा है। इसलिए उस इंसान का पूरा बायोडाटा निकाल करके उसे इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारता है कि बस पूछो मत। अगले दिन न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ आती है कि उस इंसान ने या तो सुसाइड कर लिया है, या फिर मिस्टीरियस तरीके से वो गायब हो गया है, या फिर किसी अनजान शख्स ने आकर उसका कत्ल कर दिया है। अब ये होता कैसे है ये तो सिर्फ विंग जानता है, विंग की मॉम भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। विंग जो अपना काम ख़त्म करके किचन में जाता है, और किचन में जा कर के जो कुक किया हुआ फूड है वो उठाकर लेकर के खाने लगता है। विंग की मॉम ने हमेशा उससे कहा है काम तुम्हें सब आना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं कि तुम ही करो। विंग की कुकिंग एक्सीलेंट है, उसे बहुत अच्छे से कुक करना आता है, पर विंग कभी कुक नहीं करता है, क्योंकि कुकिंग वो समझता है कि एक साइन है खुद को ये दिखाने का कि वो कमज़ोरों में से एक है, क्योंकि ये दुनिया यही समझती है कि घर का काम सिर्फ और सिर्फ ओमेगास का है, अल्फास का नहीं। जब अल्फ़ा नहीं करते हैं तो ओमेगा क्यों करे? और इसी वजह से उनके घर के सारे सर्वेंट्स अल्फास हैं। घर का काम अल्फाज ही करेंगे, ओमेगास नहीं। और जब भी किसी से कोई गलती होती है तो इन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, और दूसरे दिन वो दुनिया से भी उठ जाते हैं। इसलिए जहाँ जो भी जॉब करता है उसकी सैलरी काफ़ी हाई रहती है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ज़िंदगी दाव पे लगा करके वो लोग काम करते हैं। विंग जो अभी समय के साथ में बड़ा होता जा रहा था, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके आसपास के लोगों को वो इफ़ेक्ट कर रहा था, उन लोगों को अपनी तरह बनाता जा रहा था। विंग के कुछ दोस्त जिनमें है शुयांग जो कि बिल्कुल विंग की तरह बन गया है। शुयांग का छोटा भाई जो कि शुशे है, जो कि एक अल्फ़ा है। शुयांग और विंग दोनों ने उसे अपनी तरह बना लिया है। शुशे ओमेगास को अनकंडीशनली सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। उसे लगता है ओमेगास बेस्ट होते हैं, पर उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें चाहिए होती है, इसलिए वो ओमेगास को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करेगा। ये चीज़ सही भी है, लेकिन वो भी एक तरीके से टॉक्सिक ही हो गया है। अब ये तीनों दोस्त मिलकर क्या गुल खिलाते हैं ये तो आगे जाने को मिलेगा। वैसे एक बात बता दूँ, शुयांग और शुशे दोनों कज़न्स है, दोनों का सरनेम एक है, लेकिन वो दोनों सगे भाई नहीं हैं, बस कज़न्स है। दूसरा विंग जो उन दोनों का एक बहुत अच्छा दोस्त है। समय के साथ में जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनके कत्ल करने की संख्या में भी वृद्धि होते जा रही थी, बढ़ते जा रहे थे, और टॉर्चर करने का तो बस अलग अलग तरीका उनको मिलता जा रहा था। कभी किसी की बॉडी को पूरी तरीके से एसिड डालकर जला देना, तो कभी किसी के पूरी बॉडी को चाकू से छलनी छलनी कर देना, तो कभी किसी को ऐसे दलदल में धकेल देना जिससे बाहर निकलना पॉसिबल ना हो और उसमें घस करके उसकी मौत हो जाए, तो कभी किसी इंसान को जंगल में छोड़ाना जहाँ पर खूंखार जानवर उसे मार कर काट कर खा जाए, तो कभी किसी को शेर के सामने पटक देना जिससे वो लड़ते लड़ते मरे और जिसे देखकर ये तीनों बहुत एंजॉय करे, तो कभी किसी को ले जाकर सीधे हवाई जहाज़ से ऊपर से फेंक दिया जाए ताकि सी में गिरकर उसकी मौत हो जाए,
तो कभी किसी पहाड़ से उसको धक्का दे दिया जाए, तो कभी कभी कुछ तो कभी कुछ और कभी कुछ ना कुछ। टॉर्चर करके मारने के तरीक़ों में इतनी गिनती हो चुकी थी कि गिनती करना भी मुश्किल था, इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। अब समय था इनके और ज़्यादा बड़े हो जाने का, जब विंग अपने 18 साल की उम्र तक पहुंच गया और वो खुद को इतना मैच्योर समझने लगा है कि वो कुछ भी कर सकता है, ज़िंदगी का कोई भी पड़ाव वो पार कर सकता है। उस समय होता है एक बहुत बड़ी दुर्घटना, जिसके बारे में शायद विंग ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। वो था उसकी मॉम का एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट ने विंग की सारी दुनिया को हिला कर रख दिया था। विंग अपनी मॉम को उस खून से सने हुए शरीर को उठा करके लेकर जा रहा था। उसे पता था ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, सोची समझी साजिश है जिसका शिकार उसकी मॉम हुई है। और अब उसे पूरा यकीन है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं हो सकता, कोई भी किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता। उसकी मॉम को भी किसने इतना बुरे तरीके से मारने की कोशिश की है। हालांकि विंग ये नहीं सोच रहा है, विंग ने भी तो अब तक कितने लोगों को मार दिया होगा। वो बस ये सोच रहा है कि उसकी मॉम को किसने मारा, ये लोग कितने क्रूल हैं। क्या विंग क्रूल नहीं है? पर इस बात का एहसास उसे नहीं है। विंग अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल बेड पर जाते जाते विंग की मॉम विंग से कहती है, बेटा, मरते हुए मुझे ये एहसास हुआ है कि इस दुनिया में किसी अपने का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तुम थे जीने की एक वजह, तुम्हें अपने लिए एक जीने की वजह ढूंढनी होगी। तुम समझ रहे हो ना? मैं तो तुम्हें छोड़ के जा ही रही हूँ, पर तुम्हें अपने लिए कुछ तो ढूंढना होगा। वादा करो, वादा करो। विंग की मॉम की वो आखिरी सांसें थम जाती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली थी और हाथ में कुछ भी नहीं। मरते हुए वो कुछ नहीं लेके गई थी सिवाय एक गिल्ट के। उनको मरते हुए ये एहसास तो हो गया कि उन्होंने एक चीज़ गलत की है, विंग को किसी का साथ न देने सिखाना। विंग की ज़िंदगी में कोई नहीं है, हो सकता कोई आए भी नहीं, पर क्या कर सकते हैं। विंग की मॉम की डेथ के बाद उनकी ग्रेवयार्ड पर जाकर विंग रोज़ बैठा करता है, पर कभी भी आंखों से आंसू नहीं निकाल पाता। उसकी मॉम के मरने के बाद, मरने के समय भी जब वो उसके हाथों में दम तोड़ रही, तब भी विंग की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। विंग को अपने दिल में अजीब सा दर्द हुआ, अजीब सी घुटन, अजीब सी फीलिंग, अजीब सा कुछ महसूस हुआ, लेकिन वो इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये क्या है। क्या इसे दुखी होना कहते हैं? क्या इसे बुरा लगना कहते हैं? क्या फिर इसे अकेलेपन का कोई एहसास कहते हैं? नहीं पता। एहसासों की दुनिया में विंग एक कच्चा खिलाड़ी है जिसे कुछ भी नहीं पता है। ये हुआ हमारे पहले कैरेक्टर की बात। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, हमारे दूसरे कैरेक्टर से मिलने, क्लमजी वांगजी, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ता फोड़ता रहता ही है और इसकी वजह से उसे इतनी सारी जॉब से निकाल दिया गया है कि वो गिनती नहीं कर सकता। जैसे कि विंग उसके मारने वालों गिनती नहीं कर सकता, वैसे ही वांगजी कितने जगह से निकाला जा चुका है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। वांगजी जो अभी बस महज 22 साल का है, ऑफ कोर्स विंग की करंट एज से 4 साल बड़ा। वांगजी जो अपने घर की कंडीशन सुधारने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उसकी बीमार माँ, जिसका ख्याल रखने के लिए दोनों भाई बहुत मेहनत करते हैं। लान सिचन और लान वांगजी दोनों बहुत मेहनत करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं है। लानी जो उसकी मॉम है, वो हमेशा दोनों बच्चों को इतनी मेहनत करते हुए देखती हैं। वो उनसे मेहनत करने के लिए मना नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें पता है आज ये मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ही है, कम से कम वही एक वजह बन जाए इन बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने की। उसकी बीमारी इन दोनों को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे जाए। हो सकता है ये दोनों मेहनत करते करते इतने काबिल बन जाए कि ये बाद में काफ़ी बड़ा कुछ हासिल कर लें और इनकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाए। इसी सोच में वो बस यूं ही बैठी रहती थी। तब पता नहीं अचानक से उसके पास, जब वो अपने गार्डन में टहल रही थी, एक पैम्पलेट मिलता है, काफ़ी पुराना धुंधला पड़ा हुआ, जिसमें कुछ शब्द उसे दिखाई दे रहे थे लेकिन काफ़ी सारे शब्द गायब थे। जिसमें एक नौकरी की तलाश थी और उसमें एक फ़ोन नंबर भी था। लानी अपने बेटे को देखती है जो फिर एक बार निराश हताश होकर घर में है। वांगजी की क्लमनीनेस की वजह से पता नहीं कितने काम वो बिगाड़ चुका है, इसलिए इस बार
उसकी मॉम सोचती है कि उसकी मदद वही करेगी, अगर शायद वो पर्सनली बात करे तो शायद कुछ हो जाए, इस दुनिया में शायद कुछ अच्छे लोग बचे हों। इसी हिसाब से वो उस नंबर को डायल कर देती है। दूसरी तरफ कोई इंसान फ़ोन उठाता है और लानी उससे बात करती है इस बारे में कि क्या उसके लिए कोई नौकरी है, वो नौकरी करना चाहती है। वो एक ओमेगा है और उसकी एज ये है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस ये है, उसने बहुत कुछ बताया। सामने वाला इंसान बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, हमारा जो डिपार्टमेंट है आपकी इतनी ओल्ड एज लेडीज़ को काम नहीं देता है, आप एक ओमेगा हैं, आपको आराम करना चाहिए। वो लेडी कहती है, ओह तो क्या मेरा बेटा काम कर सकता है, वो एक अल्फ़ा है। सामने वाला इंसान थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर वो कहता है, मैम आपने पैम्पलेट पूरी तरीके से पढ़ा है ना। नानी को उसमें काफ़ी सारे शब्द नहीं दिख रहे थे। एक तो उसने अपना चश्मा नहीं पहना है, दूसरी बात उसमें से शब्द गायब हैं। पर वो कहती है, हाँ मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो आप बता दें डिटेल्स, आपका बेटा अनमैरिड है या मैरिड है। लानी कहती है, अनमैरिड है। एज क्या है, 22। ठीक है, कहाँ से है, बीजिंग। बीजिंग, उसको शंघाई में आके काम करना है। लानी कहती है, ठीक है, शंघाई में आके काम कर लेगा वो, पर हमारे पास पैसे नहीं है रहने की जगह के लिए, खाने के लिए। उसकी चिंता आप ना करें मैम, हम यहाँ पे रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दोनों देते हैं। जो पैसे मिलते हैं वो डायरेक्ट उनकी फैमिली के पास जाते हैं, तो पैसे डायरेक्ट आपके पास आएंगे। आपका अकाउंट नंबर लिखवाएं। मेरे पास क्यों, काम तो वो करेगा ना, तो पैसे उसके पास आने चाहिए। फ़ोन आपने किया है मैम, हम आपकी जगह उसे काम पर रख रहे हैं, इसलिए पैसे आपको मिलेंगे। तो आप बताएं आपका अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स। लानी सारी डिटेल्स बता देती है। पता नहीं अजीब से क्या है, पैसे तो उसी को मिलते हैं ना जो काम करता है, लानी को क्यों मिले हैं। बेचारी लानी, जिसे नहीं पता है पैम्पलेट में जो शब्द उसने नहीं पढ़े उसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है। वांगजी को आकर लानी बताती है और उसे जगह वगैरह एड्रेस बता देती है और कहती है कि यहाँ जाकर वांगजी को काम करना है, उसने लिखवा दिया है वहाँ। वांगजी उस पैम्पलेट को लेकर के देखता है, वहाँ पे साफ साफ लिखा था ओनली ओमेगास। तो वो पूछता है, इन्होंने मुझे कैसे ले लिया, आपने बताया नहीं कि मैं एक अल्फ़ा हूँ। लानी कहती है, बताया मैंने, उन्होंने कहा कि तुम मेरी जगह जाके काम कर सकते हो और उसके पैसे वो मेरे अकाउंट में डालेंगे। मैंने कहा भी था कि तुम्हारे अकाउंट में डालें। कोई बात नहीं नमा, वैसे भी हमें पैसे घर ही भेजने हैं, अगर वो मुझे रहने के लिए और खाने के लिए खाना दे रहे हैं तो बस काफ़ी है, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे आपके पास रहेंगे तो आप घर का खर्चा भी चला पाएंगे। ठीक है, मैं कल ही निकलता हूँ। तुम्हें कल से काम पे जाना है, आज ही निकलना पड़ेगा, ये सब उन लोगों ने कहा। लान सेजन भी उस समय तक आ चुका था। लान सेजन भी इस बारे में बात कर रहा था। वांगजी झिझक रहा था कुछ कहने से। लान सेजन वांगजी को ग्रैब करता है अपनी मॉम से बात करने के बाद, और वो जो 2 रूम का अपार्टमेंट था जिसमें एक रूम में वांगजी और सेजन साथ में रहा करते थे, दूसरे में उसकी मॉम, उसमें वो वांगजी को लेकर आता है और कहता है, पैसे चाहिए तुम्हें। हाँ भाई, मैं जल्दी काम करूँगा और फिर वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं करते, हम दोनों भाई हैं, सब कुछ ठीक ही है। देखो ज़्यादा मत सोचो, तुम मुझसे पैसे ले रहे हो और मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कर्ज़दार हो। हम दोनों भाई हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और मैं ये करना चाहता हूँ। जी भाई, तो मैं अभी निकलता हूँ। कपड़े पैक करके वांगजी निकल चुका है, उसके सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये है कि दोनों जो हमारे मेन लीड है वो कब मिलते हैं और किस सिचुएशन में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत अब हमारी हो जाती है। अभी तक तो हमने इंट्रो देखा है ना। कहानी की शुरुआत होती है विंग से। विंग जो अपने कैबिन में बैठ करके अपने लैपटॉप पर डेस्क पर काम कर रहा है, वो कैबिन जिसमें उसकी मॉम काम किया करती थी, अब वहाँ विंग बैठ के काम किया करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा सेकंड मेन लीड जो कि वांगजी हैं। वांगजी को विंग की कंपनी में काम मिला है जहाँ पर उसे एज ए इंटर्न हायर किया गया है। वांगजी की जो क्वालिफ़िकेशंस है वो काफ़ी अच्छी हैं। उसका जो कॉलेज वगैरह है वो स्कॉलरशिप बेस्ड था और उसने काफ़ी अच्छे मार्क्स उसमें गेन किए हैं। इस बेस पे उसका जो रिज्यूम फाइल थी काफ़ी टैम्पटिंग थी, इम्प्रेसिव थी, इसलिए उसे बहुत आसानी से एक अच्छी पोस्ट मिल गई थी। इंटर्न के तौर पर भी उसकी सैलरी भी अच्छी थी, जो कि उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे हो सकती है। उसकी टोटल सैलरी 1000 युआन है
जो कि उसे नहीं मिली है। आई मीन 10,000 युआन। 10,000 युआन उसे पिछली कई जगह पर काम करने के बाद भी नहीं मिले। हमेशा उसकी सैलरी 100 युआन, 200। उसकी मोस्ट हाईएस्ट सैलरी जो तक रही है वो है 500 युआन, जो कि उसके हाथ में कभी नहीं आई क्योंकि बीच में ही उसे निकाल दिया गया था। 10,000 युआन। वांग जी प्रे कर रहा था, काश काश कि यहाँ कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी गलती ना हो, जिससे उसे यहाँ से निकालना ना जा सके। वांग जी अपनी क्लमजीनेस को कमज़ोरी को थोड़ा कंट्रोल करता है। उससे कॉफ़ी मंगाई जाती है। जो ओमेगास वहाँ बैठ के काम कर रहे थे, उसका काम यही था कि उन ओमेगास की सारी डिमांड्स को पूरा करना, अब चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। वांग जी का फिगर वगैरह बहुत अच्छा था और वो वाइट एंड ब्लैक कलर के कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जो उसे एहसास नहीं था कि उसे नहीं खुलने चाहिए। गर्मी की वजह से उसने खोले हुए थे क्योंकि बार बार आना जाना करने में उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वहाँ बैठा हुआ एक ओमेगा उसे ऑर्डर देता है, 2 कॉफ़ीज़, और हाँ, थोड़ा स्वीट कम डालना उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। बहुत हेडेक है। वांग जी जाता है और 2 कॉफ़ीज़ लेकर आता है। ओमेगा कॉफ़ी टेस्ट करने के बाद बोलता है, ये क्या है? हाँ, तुम्हें रख किस ले लिया काम पर? लिटरली ये कॉफ़ी है या फिर तुम बस कचरा उठा के ले आए हो? तुम्हें कॉफ़ी बनाना भी नहीं आता है तो तुम यहाँ काम कैसे कर सकते हो? ये वीक ऑपरेशन है और एटलीस्ट यहाँ तुम जैसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अभी तुम्हारे प्रोफाइल में नेगेटिव रिव्यू दूंगा, नेगेटिव फीडबैक दूंगा। मुझे ये कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद आई है, मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया है। तुम्हें पता है काम करने के लिए मूड और टाइमिंग कितना ज़रूरी है? तुम्हें मेरा टाइम, एनर्जी और माइंड सब कुछ वेस्ट किया है। लिटरली मैं डायरेक्ट यहाँ के HR से बात करूँगा। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। एक अल्फा होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना कुछ करने की? आई वॉन्ट यू बी टू डाई। वांग जी को तो समझ ही नहीं आया क्या ही हुआ है। एक कॉफ़ी उसने गलत बनाई है। वांग जी 90 डिग्री झुककर बो करते हुए बोलता है, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, अगली बार मैं पूरा ध्यान रखूँगा। वो मेगा अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। उसका जो गुस्सा था ना वर्क का, वो शायद वो वांग जी पर उतारना चाहता था। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे याद है उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और ये जॉब उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी मॉम के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वांग जी अपने घुटनों पर बैठ चुका था और उसी टाइम विंग एलिवेटर से निकल के आ रहा था। विंग देखता है कि सामने कोई तो है। दूर से देख के ही पता चल रहा है कि ये कोई अल्फ़ा है और सामने एक ओमेगा उसके ऊपर चिल्ला रहा है। विंग ये देखता है और एक स्मृक के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उस ओमेगा की डेस्क पर वो लीन होते हुए पूछता है, हाँ फैंग क्या हुआ है? फैंग कहता है, होगा क्या? मैंने बोला था मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए विथ लो शुगर। जस्ट टेस्ट दिस कॉफ़ीज़, आई हेट इट। पता नहीं इस जैसे बेवकूफ़ को यहाँ रख किसने लिया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लिटरली आई वांट टू शू हिम। विंग हंसते हुए पूछता है, ओह यू वांट टू शू हिम? फैंग कहता है, ऑफ कोर्स विंग, वैसे भी ये है ही नहीं इस लायक कि हमारे बीच बैठ के काम कर सके। एक अल्फ़ा, इसकी हिम्मत तो देखो, अभी भी कैसे मेरे सामने बैठा हुआ है। वांग जी घुटने पर बैठा हुआ था जिसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। वांग जी अपने आप को फिर भी कंट्रोल करता है। फैंग फिर एक बार कहता है, आई स्वेयर तुम्हारी मॉम एंड डैड ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, किसी काम के नहीं है। स्पेशली तुम्हारे डैड ने तुम्हारी परवरिश की होगी, इसलिए तुम इतने ज़्यादा घटिया चीप किस्म के इंसान हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज तुम्हारे डैड भी तुम्हारी तरह होंगे। वांग जी अब सहन नहीं कर पाया। वो अपनी आंखें उठाकर उस इंसान की तरफ देखता है जो ये सब कुछ कह रहा था, फैंग की तरफ। वांग जी की आंखों में काफ़ी सारे आंसू थे और उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी। वांग जी गुस्से भरी आंखों से कहता है, अगर तुम्हें कुछ पता ना हो तो किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? हाँ। वांग जी अब उठकर खड़ा हो चुका था और बाकी सारे लोग उसे देख रहे थे। वांग जी को नहीं पता कि विंग किस चिड़िया का नाम है और वो यहाँ उसका बॉस है और वो यहीं खड़ा हुआ है। पर वांग जी को इतना पता है कि ये जो कुछ भी उसने बोला है ना इस इंसान ने, सही नहीं है। इसलिए वांग जी कहता है, मेरी परवरिश में उस कमीने का कोई हाथ नहीं है जो मेरी मॉम को अकेला छोड़ के भाग जाए। परवरिश क्या होती है तुम्हें पता है? जो तुमने अभी किया वो तो बिल्कुल नहीं होती है। मेरी परवरिश मेरी माँ ने की और मुझे बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए हैं।
मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट करते हुए वो किया जो मैं कभी नहीं करता। मैं अपने घुटनों पर भी आ गया, क्योंकि मुझे ये नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा नहीं उठाया जाता जितना तुम लोग उठा रहे हो यहाँ मिलकर। मुझे सारी कंडीशन सुबह समझा दी गई थी, फिर भी मैं यहाँ रुका क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। पर तुम नहीं समझ सकते इस चीज़ को। तुम बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होगे जहाँ तुम्हें सब कुछ मिला होगा ना, पर एक अकेली औरत कैसे अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, कैसे उन्हें अच्छे संस्कार देती है, तुम्हें नहीं पता। और तुम्हें पता चल भी नहीं सकता क्योंकि तुम उस तरीके को हो भी नहीं सकते। Shame on you. Shame on you. You can... तुम एक मेकर कहलाने के लायक भी नहीं हो। I hate this place. नफरत इस जगह से। अगर मुझे इतनी ज़रूरत ना होती तो मैं तो बेबस। वांगची की दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे और वो लगातार उन्हें पहुँचे जा रहा था। विंग जो भी स्माइल के साथ वांगची को देख रहा था, उसके लिए तो ये ड्रामा की तरह है। लिटरली उसने ये ड्रामास में देखा है। एक अल्फा रो रहा है लिटरली। विंग पूछता है, तो तुम बता दो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कितनी परेशानियों से पाला है। वांगची का गुस्सा फट गया। उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। वो कहता है, तुमसे तो ज़्यादा ही कठिनाइयों से पाला होगा मुझे। तुम जो ऐसे यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, इससे समझ आता है, साफ समझ आता है कि तुम किस तरीके के घटिया इंसान हो गए। तुम भी ओमेगा कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें क्या पता क्या होता है जब किसी ओमेगा को और बुलाया जाए। विंग ये सुनकर स्टिफ हो गया था। ये उसने पहली बार किसी अल्फा के मुंह से सुना है। वांगची आगे कहता है, तुम लोगों को नहीं पता है। तुम लोगों को पता है भी कैसे होगा। खैर, तुम जैसे लोगों के सामने मुझे भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मेरी माँ के पास वापस चला जाऊँ। अगर उसे पता चला कि मैं इस हालत में हूँ तो वो वैसे भी टूट ही जाएगी। वांगची वहाँ से उठकर जाने लगता है। विंग जो वांगची की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। फायर करता हूँ मैं तुम्हें। कल से यहाँ दिखना मत। वांगची पीछे मुड़कर कहता है, यहाँ दिखना भी कौन चाहता है? मैं यहाँ दिखना भी नहीं चाहता। तुम्हें जैसे काम पे रखना है तुम उसे रखना। मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। वांगची ऐसा बोलकर वहाँ से निकल आया था और वो अपना सामान पैक करने के लिए वहाँ चला गया था जहाँ सारे अल्फाज को रखने के लिए एक जगह दी थी। वहाँ पर काफ़ी सारे अल्फाज थे जो वांगची को एक दया की नज़र से देख रहे थे। वांगची को नहीं पता कि ये क्यों हुआ है, पर हाँ ये हुआ है। अब हम देखते हैं वांगची जो उस जगह से सी बाहर निकलता है ना, सिक्योरिटी गार्ड से होते हुए उसके सामने एक कार रुकती है, जिसे देख कर वो भी रुक जाता है कि पता नहीं ये क्या हुआ है। कार का दरवाज़ा खुलता है, कुछ मार्क्समैन निकलते हैं और वांगची को पकड़ के उस कार के अंदर धकेल देते हैं। इसलिए शायद वो अल्फाज इतने ज़्यादा दया की नज़र से वांगची को देख रहे थे, क्योंकि वांगची की जान अब उसके हाथ से शायद चली गई है। जिस पर उसने विंग से ऊँची आवाज़ में बात की उसी दिन उसी पल शायद उसकी जान उसके शरीर से निकलने का फ़ैसला हो चुका था। अंदर जो ओमेगा था फैंग, वो अब स्माइल करता है। जैसे ही उसे ये टाइमिंग मिलती है ना, उसे पता चल जाता है कि वांगची को उठा लिया गया है। फैंग के पास में उसका दोस्त बैठा था जो फैंग से पूछता है, मैंने कॉफ़ी टेस्ट की, कॉफ़ी तो बुरी नहीं है, फिर तूने उस अल्फा को क्यों फंसाया? फैंग कहता है, इंटरेस्ट, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया था। देखा नहीं उसने अपने 2 शर्ट के बटन खोल रखे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। और तुझे पता है ना, ऑलरेडी मेरी शादी होने वाली है। हाँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी और के प्यार में पड़ जाऊँ और मेरे पास बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो मैंने ये तरीका आजमाया और देख काम कर गया। वो दूसरों में का कहता है, पर ये बहुत बुरा है, तेरी सर्कस से उसकी जान जाने वाली है। क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी जान मैं तो नहीं लेने वाला हूँ ना। जान लेंगे हमारे बॉस, जिन्हें ओमेगा से बहुत नफरत है। वैसे उन्हें पता भी नहीं होगा कि कितने सारे ओमेगास और हैं जो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इसी चीज़ की वजह से। पर क्या कर सकते हैं, हमारी पिछली बॉस भी तो कुछ ऐसी थी ना,
उन्होंने हमारी वजह से उस इंसान को मार दिया था जो उनके लिए सबसे ज़्यादा लॉयल था। सिली फेलोस। खैर हम काम करते हैं। वो ऐसा कह के काम पे फिर एक बार लग जाते हैं। दूसरी तरफ विंग, जिसके दिमाग में उस अल्फा की बातें सूझ रही थी जब उसने कहा था कि तुम्हें क्या पता जब किसी ओमेगा को होर बुलाया जाता है। ये सुनते ही, ये सोचते ही ना विंग का खून खौल उठा था कि उस अल्फा की हिम्मत कैसे हुई किसी ओमेगा को इस शब्द का प्रयोग करके बुलाने की, एड्रेस करके उसे बुलाने की। तो विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग उस जगह पहुंच जाता है जहां उस इंसान को टॉर्चर किया जा रहा था। अब हम उस जगह का सीन देखते हैं। ये एक प्राइवेट जेल है, प्राइवेट प्रिजन। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अल्फाज हैं जिनकी हालत मरने से भी बदतर हो गई है। वो मरने की भीख मांगते हैं पर वो मर नहीं पा रहे हैं। उन्हें इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। जिनमें से सबसे टफ वांग जी है। वांग जी जिसे बेड़ियों में जकड़कर हवा में लटकाया हुआ है, उसके हाथ भी पूरी तरीके से शेक कर रहे हैं और वो वहीं पर बेहोश हो चुका है। जब विंग वहाँ पहुँचता है तो उसके लिए चेयर लगाई जाती है। विंग अपनी चेयर पर बैठा हुआ है जहाँ पर वो स्मोक कर रहा है। ओमेगा स्मोक नहीं करते हैं, ये एक मिथ है। ये बात उसकी मॉम ने ही विंग को सिखाई थी। विंग को सब कुछ कर सकता है जो उसके मन में आता है। तो विंग स्मोक कर रहा था और वांग जी को देख रहा था पहली नज़रों से। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, पर हाँ उसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो अपनी उन गहरी आंखों से वांग जी को देखे जा रहा था। विंग का वो लुक जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई माफिया नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है, देखते ही डर जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमें बहुत ज़्यादा हॉट भी लगता है। वैसा सीन था। हॉट हमारे लिए है गाइस, और जो किलिंग जो नज़ारा है ना वो वांग जी के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वांग जी जिसे पानी डर के उठाया जाता है, पानी जो कि बर्फ़ में था। वांग जी का पूरा फेस पेल पड़ चुका है और खून से लता हुआ है। उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। जब वांग जी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने विंग को देखता है। वांग जी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती, लेकिन वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर विंग से कहता है। विंग को लगता है ये वही एक अल्फा है, सबकी तरह अपनी जान की भीख मांगेगा। वांग जी कहता है, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मेरी माँ से बात करनी है मुझे, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ से बात करनी है मेरी। विंग को कुछ सुनाई नहीं देता, तो विंग अपने पास में खड़े हुए उस टॉर्चर करने वाले इंसान से पूछता है, क्या बोल रहा है ये? बॉस बोल रहा है इसे किसी से बात करनी है। मुझसे और किससे? विंग उठकर वांग जी के करीब जाता है और उसके फेस को, मतलब ऐसे हम मसल देते हैं ना अपने दोनों हाथों से, एक हाथ से, वैसा करता है। उसके जबड़े को पकड़ते हुए पूछता है, क्या बोलना चाहते हो? हाँ बोलो। मेरे बॉस से एक बार बात करो तो मेरे मुँह से। विंग उसके फेस को एकदम जोड़ कर दूसरी तरफ फेंक देता है। वांग जी जो जंजीरों से बंधा हुआ था इसलिए बस उसका फेस टेढ़ा हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है अपनी पैनी नसों से और कहता है, तुम्हें अपनी माँ से बात करनी है? वांग जी अपना सर जोर जोर से हाँ में लाता और कहता है, आखिरी इच्छा पूरी कर दो मेरी, आखिरी इच्छा। वांग जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दो, ऐसा वांग जी बोल रहा था। विंग सच में शॉक में है। उसे कुछ फील नहीं हो रहा है, लिटरली बस वो शॉक में है। आखिरी इच्छा, और वो भी अपनी मॉम से बात करने के लिए। लोग उससे भीख मांगते हैं उसे ज़िंदा छोड़ने के लिए या फिर उसे मार डालने के लिए, पर इसकी इच्छा कुछ अजीब है और अलग है। ऐसा एक भी अल्फा उसे अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं मिला है। तो वांग जी को वो बोल देता है कि इसे जंजीरों से नीचे उतार दिया जाए। जैसे उसे नीचे उतारा जाता है, विंग अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, नंबर बोलो। वांग जी बड़ी मुश्किलों के साथ में उस नंबर को बोल देता है। विंग वो नंबर डायल करता है, वो स्पीकर पे रख के वहीं फ़ोन को पटक देता है। कुछ देर बाद फ़ोन उठाया जाता है और वहाँ से आवाज़ आती है बहुत ही प्यारी सी, हेलो कौन है ये? वांग जी कहता है, और दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। तुरंत ही उस तरफ से एक पैनिक वॉइस आती है, अजान
अजन तुम कहाँ हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम तो काम करने गए थे ना बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ हो कहाँ तुम? हाँ, तुम्हारी आवाज़ ऐसे क्यों आ रही है? तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोलो। अजान, हेलो हेलो, अजान, 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 सचिन, सचिन, ऐसा बोलकर वो शायद कहीं दौड़ती हुई गई थी। लगभग 15 मिनट के बाद फिर एक और आवाज़ आती है, अजान, कहाँ हो तुम? हेलो, अजान। और इधर से कोई आवाज़ नहीं जाती है। वांग जी बड़ी मुश्किलों के बाद बोलता है, मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? हो कहाँ? क्या हो रहा है ये? तुम्हें हुआ क्या है? अजान, मुझे डराओ मत। तुम ठीक तो हो ना? तुम तो वहाँ शंघाई में थे ना, वीक ऑपरेशन के अंदर काम करने वाले थे। क्या हुआ है फिर? अजान, तुम माँ को मत बताना, माँ को मत बताना। मैं मर रहा हूँ। आखिरी अलविदा आपको और माँ को। माँ ढूंढे मुझे। तो कह देना कि मैं भाग गया हूँ, या फिर नहीं आ सकता मिलने। कुछ भी पर सच मत बताना, सच मत बताना। वांग जी से और कुछ बोला नहीं गया और उसका गला इतना ज़्यादा रुंध गया था कि वो वहीं बस लेट गया। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हद से ज़्यादा पेन हो रहा है। वो चिल्लाना, चीखना, रोना चाहता है पर वो अब ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए है। वो फ़ोन दूसरी तरफ से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। लांस जिन शायद अपनी माँ से थोड़ा दूर आकर बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं, अजान, तुम ठीक तो हो ना? तुम हो कहाँ? मुझे बताओ, तुम क्यों मरने वाले हो? ऐसा मत बोलो मेरे भाई, तुम्हें पता है ना, माँ कहे हम दोनों ही बेटे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? तुम्हें पता है ना, वो ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज पर है। बड़ी मुश्किल से उनके इलाज के लिए हमें कोई डॉक्टर मिला है, और तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो जो बचे कुछ दिन बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे उनके पास। इससे अच्छा तो हम तुम्हें वहाँ काम करने के लिए भेजते ही नहीं, या फिर मैं तुम्हारी जगह चला जाता। हसन, कुछ बोलो हो। हेलो हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, किसका नंबर है ये? हेलो हेलो। विंग वहाँ आकर उस फ़ोन को काट देता है। दूसरी तरफ से सचिन बोलते ही रह गए, पर वो फ़ोन कटने की आवाज़ उसके पास आई और वो अपनी जगह पे बस हार गए। लांस सचिन बुरी तरीके से रोना चाहता है, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और फिर अपनी माँ के पास आकर बोलते हैं, माँ वो सो रहा था, सोते हुए उसने काम किया था, उससे रात भर काम कराया है उन लोगों ने। ये बोल रहा था कि अभी नई ज्वाइनिंग हुई है ना, तो लगभग 1 साल के लिए कहीं नहीं जाने देंगे, उसे वहीं रखेंगे काम करने के लिए, और उसके बाद वो यहाँ आ सकता है हमसे मिलने के लिए, पर 1 साल के लिए वो यहाँ नहीं आ पाएगा। हाँ, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। वो कैसी आवाज़ में बात कर रहा था? मेरा तो दिल अभी भी घबराए जा रहा है। सचिन, वो सच में ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, विश्वास है। मैं वापस जाती हूँ, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया यहाँ आकर। तुम लोग काम करते रहना अब। हाँ, मैं चलती हूँ। तुम्हारे लिए मैं खाना बना के लाऊँ? नहीं माँ, हम लोग साथ में खा लेंगे अभी। तुम जाओ, तुम आराम करो। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं जाती हूँ। सब ठीक है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो बेहोश हो चुका है। विंग वांग जी की तरफ बस देखे जा रहा था। फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जिस तरफ से उसे उस ओमेगा की आवाज़ आई थी, जिसमें वो कितना पैनिक कर गई थी। जैसे ही विंग को वो ओमेगा के बारे में ध्यान आता है ना, विंग को पता नहीं क्यों अपनी माँ याद आ जाती है।
विंग को नहीं पता कि ये क्यों हुआ, लेकिन उसे अपनी माँ जैसी याद आती है, वो सोचता है कि जिस तरीके से विंग को कभी कभी अपनी माँ दिखाई देती है, सुनाई देती है, और पता नहीं क्या अजीब सा उसे महसूस होता रहता है जब भी वो अपनी माँ के बारे में सोचता है। उसकी माँ उसके दिमाग से काहे क्यों नहीं जाती? क्या उसी तरीके से ये जो औरत है ये इस अल्फ़ा के बारे में सोचती रहेगी हमेशा? कैसे उसे विंग की तरह परेशानी होगी जिस तरीके से अपनी माँ से पीछे छुड़ाना चाहता है अब, कि हमेशा उसे दिखती रहती है। विंग अपनी माँ को भूल जाना चाहता है, पर पता नहीं क्यों वो भूल ही नहीं पाता है। विंग को नहीं समझ आता ये चीज़ क्या है। असल में विंग को अपनी माँ से बहुत प्यार है, जिस बात का एहसास विंग को नहीं है, और वो अपनी माँ को मिस करता है, जिस बात की बारे में उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो विंग सोच रहा था कि शायद वो ओमेगा इस तरीके से परेशान होगी, और विंग किसी भी ओमेगा को परेशान होते हुए नहीं देख सकता है। विंग की मॉम ने कहा था कि जब भी कोई ओमेगा परेशानी में हो, विंग को उसकी हेल्प करनी है अनकंडीशनली, पर सब एक्सेप्शंस लगते हैं। पर एक्सेप्शंस तो विंग भूल ही गया है, किसी भी कंडीशन में हेल्प करनी है ये पता है उसे। तो वांग जी के बारे में वो सोचने लगता है। तो विंग सोचता है कि इसे एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। विंग उस टॉर्चर करने वाले इंसान से कहता है हॉस्पिटल भेजो इसे, और एश्योर करना इसके घाव भरें और जल्दी ठीक हो। वो जो ओमेगा वहाँ खड़ा होकर इसको टॉर्चर कर रहा था, वो तो इतना हैरान था कि उसके हाथ में जो चाबुक था वो गिर कर नीचे गिर गया था। विंग इतना बोल के वहाँ से निकल चुका है, बिना पीछे मुड़े देख के। वहाँ पे हर एक व्यक्ति हैरान था। वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स हैं जो कि ओमेगाज हैं, बहुत सारे ओमेगाज हैं, हद से ज़्यादा ओमेगाज हैं, और वो काफ़ी पावरफुल भी हैं, उन्हें ऐसा ट्रेन किया गया है। लेकिन ये जो ओमेगा था भाई, वो लोग इतने हैरान थे कि एक दूसरे की तरफ बस देखे जा रहे थे। ये पहली बार है ना, पर वे वो सोचते हैं कि इस इंसान ने पहली बार कोई ऐसी रीज़नेबल डिमांड की है अपनी माँ से बात करने की, ओमेगा से कनेक्ट करने की। विंग ओमेगास के बारे में सोचता है। उन लोगों ने विंग का पॉइंट समझ लिया था, क्योंकि उन्हें भी उस ओमेगा की आवाज़ सुनाई दी थी, और वो लोग भी विंग की तरह टॉक्सिक हैं, ओमेगास की मदद करते हैं। तो ऑब्वियसली उस ओमेगा के बारे में सोच कर ही उन्हें लगता है कि सल्फा को ज़िंदा रहना चाहिए। तो वांग जी को हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब हम देखते हैं पूरे 15 दिन के बाद का सीन, जहाँ पर वांग जी अपनी आँखें धीरे धीरे खोलता है। जैसे ही वो अपनी आँखें खोलता है, उसे महसूस होता है कि अब वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, पेन तो है पर बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। वांग जी जब अच्छे से अपनी आँखें खोल लेता है, लेकिन तब भी उसे महसूस नहीं होता है कि वो कहाँ और किस हालत में है। उसे कुछ भी एहसास नहीं होता है।